हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सुडूप परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए सिलेक्शन वाले प्रश्न। तो साथ ही जितने स्टूडेंट 2018 के एग्जाम में और 2022 के एग्जाम में जो जो सवाल पढ़ के पास हुए जीके और साइंस के, आज की सेशन में उस प्रश्नों को हम लोग हल करने जा रहे हैं। यानी दोस्त, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है और अपनी तैयारी को बहुत ही फायदा देने वाला है। और जितने स्टूडेंट इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये सेशन एक बार जरूर देखना चाहिए कि 2018 में और 2022 के एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए थे जीके और साइंस के। ओके दोस्त, तो आज हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सही करने का टारगेट आप सभी का 75 प्रश्न हल करना है, लेकिन केवल दोस्त 45 क्वेश्चन सही करना है। यानी दोस्त, जीके में देखिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। टोटल ये आपके 45 क्वेश्चन सिलेबस का होने वाला है जो आपका ग्रुप डी एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो भाई 20 देखिए जीके के सवाल आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। इसके अलावा दोस्त 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल देखिए 100 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। इसमें 90 मिनट का समय मिलने वाला है। तो आज भाई 2018 प्लस 2022 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, तो आप सभी प्रश्नों को काफी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज सिलेक्शन वाले प्रश्न कैसे हैं, कितना प्रश्न हम लोग ठीक कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्त, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? बताइए दोस्त, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ईसाई आबादी वाले राज्य हैं? तो दोस्त ये केरल राज्य में है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो साथ ही मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निकेल की, तांबा की, कोबाल्ट की या लोहा की? तो सर जी लोहा की आवश्यकता होती है मानव रक्त के निर्माण के लिए। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या होने वाला आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीवों का संरक्षण करता है। बताइए दोस्त, राज्य मतलब कि राजस्थान में ऐसा कौन एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन और वन्य जीवों का संरक्षण करता है? तो साथ ही बिश्नोई एक समुदाय है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? बताइए दोस्त, इनमें से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो पहले आप देखेंगे उस शहर को जो गंगा के तट पर स्थित है। ऑप्शन देखिए तो आपको ध्यान देंगे तो साथ ही कानपुर दिख रहा होगा, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार भी स्थित है, पटना भी स्थित है। लेकिन दोस्त लखनऊ शहर, क्या आप बता सकते हैं ये किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ दोस्त गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें बताइए। काफ़ी इजी सवाल है भाई, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है, ये सवाल आपके पेपर में पूछ लिया गया है। ओके, जरूर बताएंगे आप लोग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक माना जाता है? बताइए दोस्त, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की और उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक के रूप में माना जाता है? तो किसे साथ ही माना जाता है बताएंगे आप लोग। तो सर जी प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, यानी ए ऑप्शन क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरज से होकर बहती है? बताइए दोस्त, कौन सी नदी सूरज से होकर बहती है? महानदी, कीम, तापी या रुपेड़? तो दोस्त तापी नदी जो कि ये सूरज से होकर बहती है, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो सर जी 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी साथी। नेक्स्ट नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे आपका? देखिए, जल का वाष्पीकरण ये किस पर होता है?
बताइए जल का जो वाष्पीकरण होता है ये दोस्त किस पर होता है, हिमांक पर, सभी तापमानों पर, क्वथनांक पे या संलयन तापमान पे। तो सर जी जल का जो वाष्पीकरण होता है ये सभी तापमानों पर होता है। ध्यान देंगे दोस्त, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो साथ ही आप लोग हर एक प्रश्न जरूर याद कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, और ये कब प्रकाशित की गई थी, बताइए। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन दोस्त इसे कब प्रकाशित की गई थी? तो 1918 में की गई थी, 1918 में की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। कौन सी किरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो ऐसा दोस्त कौन सा किरणें हैं जो कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, बताइए। तो भाई पैराबैंगनी विकिरण है जो कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और भाई साथ साथ में आप डेली जो क्लास सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चले, शाम को 7 PM पे चले, वो लेकर अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से शुरू किए होंगे। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है, बताइए। तो सर जी अहमदाबाद है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है, बताइए। राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड ये किस शहर में स्थित है, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई या बेंगलुरु? तो सर जी राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड ये स्थित है हैदराबाद शहर में, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दोस्त भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये किसके बारे में है? तो दल बदल विरोधी कानून के संबंध में है। ये ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल तो काफ़ी इजी दिख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था, बताइए दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि इस सवाल का जवाब उनको थोड़ा सा नहीं मालूम होगा। बताइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सही जवाब बताता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो सर जी 1885 में की गई थी। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, मिशन काकतीय निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना था? ये दोस्त करंट अफेयर के सवाल थे, लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था ALP का 24 नवंबर को हुआ था, उसमें इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा था कि बताइए कि मिशन काकतीय किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना था? तो भाई तेलंगाना राज्य का था ये। डी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने ये किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? बताइए दोस्त, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एक ऐसी जगह थी जहां पे आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ ही लड़ाई लड़ ली थी, युद्ध कर लिया था। तो भाई कन्नौज पर, याद रखिएगा दोस्त। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय वास्तुविद को प्रथम प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए, किस भारतीय वास्तुविद को प्रथम प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्त बालकृष्ण दोषी को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? काफ़ी इजी सवाल है दोस्त, आप ये सवाल बार बार पढ़े होंगे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो भाई 1761 में लड़ी गई थी। ध्यान देंगे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द वाइट टाइगर नामक किताब किसने लिखी? बताइए दोस्त, 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजी गई द वाइट टाइगर नामक ये किताब किसने लिखी?
तो सर जी अरविंद अडिगा ने लिखी थी द वाइट टाइगर पुस्तक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, तो साथ ही आपको जरूर नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए, क्योंकि देखिए टारगेट इस समय हम लोग का चल रहा है 22 फरवरी तक, जब तक कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। पूरे हमें 2018-2022 के एक शिफ्ट का खत्म करना है। उसके बाद इसमें साथ ही हम लोग कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करके एक एक जो सब्जेक्ट आपका जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग है, तो उसको एक एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। हमारे पास थोड़ा समय रहेगा, तो उसी टाइम को साथ ही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने वाले एग्जाम के लिए। ओके, तो साथ में हमारी तैयारी चलेगी, आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। जब भी क्लास आपके लिए आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। ओके, इसलिए दोस्त बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किसको दिया जाता है बताइए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो सर जी एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है बताइए। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है? तो सर जी श्रीनिवास रामानुजन पर है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो श्रीनिवास रामानुजन थे ये किस विभाग में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बने? बताइए, काफ़ी फेमस है, तो किस जोन से आते हैं दोस्त ये बताइए। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 22 देखिए। चिन्ना स्वामी क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भाई ये सवाल पूछा था आपके पेपर में। चिन्ना स्वामी क्रिकेट मैदान ये किस शहर में स्थित है? तो सर जी जब यहाँ पे मैच होता है भाई यहाँ आरसीबी का ना, तो मज़ा ही आ जाता है। आरसीबी का यही मैच होता है ना, यही उनका क्या स्टेडियम है, यही गढ़ उनका बेंगलुरु में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। होम पिच इन्हीं का है, आरसीबी का यहीं पर बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम। उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है बताइए। उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? कॉफ़ी का, जूट का, चाय का या गन्ना का? तो सर जी गन्ना का है। गन्ना के मामले में नंबर 1 पे पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है बताइए। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो भाई याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में किया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन है बताइए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक, तो सर जी इलाहाबाद बैंक है। याद रखिएगा दोस्त, यानी इलाहाबाद की स्थापना दोस्त ये 1865 में स्थापित हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण जाकर 1969 में हुई थी। स्थापित तो 1865 में हो गई थी इलाहाबाद बैंक की, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1969 में हुई थी। ओके दोस्त, और पंजाब नेशनल बैंक तो हुई थी आपकी 1894 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में हुई थी, और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुई थी 1935 में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुई थी ये 1943 में। ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? भाई अब तो ये देखिए, मतलब कि उस टाइम जब 2022 के एग्जाम में सवाल पूछा था तो संबंध रखते हैं, उस टाइम करंट सवाल थे, वो करंट राष्ट्रपति थे, लेकिन अब तो द्रौपदी मुर्मू हैं। लेकिन दोस्त आप बताइए कि भारत के माननीय राष्ट्रपति जो थे इससे पहले वाले रामनाथ कोविंद जी, ये किस राज्य से संबंध रखते हैं बताइए। तो सर जी ये तो उत्तर प्रदेश के थे, याद रखिए यूपी के ही थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ ये कब किया गया था बताइए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ सर जी 2 फरवरी 2006 को कर दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सभी साथी बताएंगे मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी बताइए दोस्त। मुर्शिद कुली खान ने खुद को ही बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी जो ढाका थी उसको हटाकर कहाँ पर कर दी थी? तो भाई मुर्शिदाबाद कर दी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। बहुजन समाज पार्टी को किसके प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है? तो भाई जो बीएसपी पार्टी है, आप लोग उसमें क्या कौन सा प्रतीक रहता है कि आप जान जाते हैं कि इन्हीं का पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है? बताइए। हाथ की हथौड़ा, हाथी की घड़ी। भाई उनके झंडे पर आप देखे होंगे क्या लगा रहता है? तो सर जी हाथी लगा रहता है। तो बहुजन समाज पार्टी को हाथी के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। सलमान रुश्दी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? सलमान रुश्दी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सर जी मिडनाइट चिल्ड्रेन किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने लिखी है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अनंतपुर जिले में रामगिरी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्त, अनंतपुर जिले में रामगिरी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई याद रखिएगा गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। फीफा का मुख्यालय सर जी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। देखिए 1347 में की थी, लेकिन हसन गंगू ने की थी। लेकिन दोस्त किसकी की थी? किस साम्राज्य की थी? तो भाई बहमनी की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। कब किया था? 1347 में किया था, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होने वाला है कि आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय युवा हैं आप लोग ना, तो दिवस ये कब मनाया जाता है, किस महीने मनाया जाता है, किस जनवरी मतलब कि सॉरी कब मनाया? तो भाई 12 जनवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? बताइए। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो भाई हाल्डे ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए तो साथ ही आपको हर एक प्रश्न जरूर एनालिसिस करना है और उसे याद भी करना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। पंडित नारायण राव बोड़स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराना से संबंधित थे? बताइए दोस्त, जो पंडित नारायण राव बोड़स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराना से संबंधित रखते थे वो? तो सर जी ग्वालियर घराना से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। यह भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। कौन है साथी? बताइए। यह भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो साथी याद रखिएगा आप लोग पुरी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण एपलाचिया का एक लोक खेल है? भाई नाम देखिए, कौन सा ग्रामीण एपलाचिया का एक लोक खेल है? ऐसे से सवाल पूछे गए थे दोस्त। तो ऐसे सवाल पढ़ के स्टूडेंट 2018 के और 2022 के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पढ़ने की जरूरत है साथी। जो डेली क्लास में हम जो साथी सवाल देते हैं उसको आप डेली के डेली तैयार करते रहिएगा मेरे दोस्त, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ध्यान देंगे। तो हिलबिली संगीत के थे क्या दोस्त? ये किसका एक लोक खेल था भाई? तो हिलबिली संगीत का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? बताइए। कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? तो साथी बासमती चावल करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब तो भाई जो चिंटू एक नाम की चावल आती है आप देखेंगे वही इस समय ट्रेंड में चल रही हैं। आप कहीं पर शादी पड़ा रहेगा बस उनको चिंटुआ चावल ही चाहिए। हाँ आप यदि शादी गांव में रहते होंगे तो ये सब जानते होंगे। ओके दोस्त चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में विभाजित किया, तो साथ ही उन्हें क्या कहा जाता है भाई? प्रभाग कहा जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? तो दोस्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42, वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो सर जी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भाई आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बताइए। जैसे ग्रुप डी का फॉर्म चल रही है, 18 से लेकर 41 साल तक फॉर्म भर रहे हैं भाई, तो सोच सकते हैं आप लोग, बताइए। लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल आपका 25 वर्ष होना बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 44, पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम कौन है? बताइए, पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को स्थापित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो बताएंगे सभी दोस्त, बिल्कुल सजी प्रतियोगिता अधिनियम है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45, श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसे बालेवाड़ी स्टेडियम भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? भाई गजब गजब के सवाल पूछा गया था। तो श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसे बालेवाड़ी स्टेडियम भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त ये पुणे में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 46, डैश टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन है? बताइए, सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन है? टेनिस चैंपियन है वो, बताइए। तो सर जी एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसने लिखी है? तो भाई सानिया मिर्जा ने लिखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप हमें बताइए कि जो पीवी सिंधु हैं ये किस खेल से संबंधित रखती हैं? बताइए, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित रखती हैं? जैसे सानिया मिर्जा टेनिस से खेल से संबंधित रखती थी, अब लेकिन वो संन्यास ले चुकी हैं। अब आपको बताना है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित रखती हैं, बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्त, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सर जी 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? बताइए दोस्त, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो भाई याद रखिएगा आकस्मिक निधि। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए दोस्त, आप लोग तो काफ़ी पढ़ा होगा उद्यान के मामले में, लेकिन उत्तराखंड में टोटल कितने उद्यान है ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो सर जी देखिए, पहला तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दूसरे पे भाई नंदा देवी, क्या नंदा देवी यहीं पर है? नंदा देवी। तीसरा और साथ ही एक होता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। उसके बाद दोस्त फूलों की घाटी यहीं पर है ना, फूलदेई भी यहीं पर त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी आपका उद्यान यहीं पर है। ये कितने हुए? 4 हो गए। और एक होता है दोस्त गंगोत्री यहीं पर है। क्या दोस्त? गंगोत्री भी यहीं पर है। और एक आपका होता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। यानी कितने हुए देखिए, एक जिम कॉर्बेट है आपका, एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी है, फूलों की घाटी है, गंगोत्री है, गोविंद, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी दोस्त उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा दोस्त, डायरेक्ट सॉल्व पूछेगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन संस्कृति व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइए, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो सर जी पाणिनि हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51,
देखिए, किसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? किस बंदोबस्त या व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? तो सर जी अस्थाई बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो साथ ही डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है कि एशियाई खेल को सबसे पहले किस शहर में आयोजित किया गया था, तो यही सवाल पूछता है। तो दिल्ली में कब किया गया था? 1951 में किया गया था, यानी 1951 में किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भाई ऑप्शन पढ़िए, अपने आप निकल के आ जाएगा। डेजर्ट यानी दोस्त रेगिस्तान टाइप का। रेगिस्तान कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, सेरिबैलम का संबंध किससे है? साइंस के सवाल अब आपको मिलने वाले हैं दोस्त। 25 क्वेश्चन साइंस के काफ़ी अच्छी तरीके से हल करेंगे। सेरिबैलम का संबंध किससे है बताइए? तो सर जी पेशीय गतिविधि के समन्वय से है, यानी बी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? भाई इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो सर जी लास्ट में OH होना चाहिए, C2H5OH होता है। यदि आप ध्यान देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन में? देखिए C2H5 ऑप्शन सी में है दोस्त। तो इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 56। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकतम संख्या के कोष में समायोजित किया जा सकती है? भाई के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। तो भाई इसमें देखिए 2 होता है। तो अब बताइए जैसे कि संख्या के में जो आपका संख्या के कोष में समायोजित किया जा सकता है कितने इलेक्ट्रॉन? तो भाई 2 कर सकते हैं। तो अब आप बताइए दोस्त कि एम में आप लोग कितना कर सकते हैं? बताइए जो आपका दोस्त के एम कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों को आप लोग समायोजित कर सकते हैं? बताइए फटाफट इस सवाल का राइट आंसर बताइए। KLMN होता है दोस्त। बताइए यदि हम एक भी बताएंगे अगला नंबर तो आपको मालूम हो जाएगा। देखते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की साइंस में, बताना आप सभी को, खासकर दोस्त केमिस्ट्री के पोर्शन में। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। किसका उपयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? बताइए किसका उपयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? तो सर जी नाइक्रोम का किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर आव्यूह संरचना से घिरे होते हैं, जो ये किससे बना होता है? बताइए अस्थि कोशिकाएं एक कठोर आव्यूह संरचना से घिरे होते हैं, ये किससे बना होता है? तो दोस्त याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 59। मुश्किल साथ ही 5 मिनट की और क्लास है, पूरा सवाल आप जरूर हल करेंगे। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 1936 तक वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है? बताइए दोस्त। देखिएगा जो साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे ना साथी, तो जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो 8, 9, 8 का रेशियो लेकर चलेंगे। कभी आपको फिजिक्स में 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो अगले शिफ्ट में 9 से केमिस्ट्री सवाल देखने को मिल जाएगा। फिर बायो से 8 क्वेश्चन मिलेगा तो अगले शिफ्ट में बायो से अधिक क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन दोस्त यही रेशियो रहेगा 8, 9, 8 का। 8 दूना 16, 16, 9, 25। ओके, बिल्कुल सेम इसी पर रहने वाला है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक 19 से लेकर 36 तक वाले तत्व हैं, इनको तो साथ ही 4 आवर्त में रखे जाते हैं, चौथे आवर्त में रखा गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। मेंडल ने किसकी विधि से F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज प्राप्त की थी? बताइए मेंडल ने दोस्त किस विधि से F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज प्राप्त की? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा स्वपरागण की विधि से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। बेंजीन के एक अणु में दोहरा बंध मौजूद होता या होते हैं? तो भाई बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरा बंध मौजूद होता है? बताइए। तो सर जी 3 दोहरा बंध, याद रखिएगा दोस्त 3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना होता है?
हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक कितना होता है? पॉइंट में होता है दोस्त, तो ये 2.42 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो साथी कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो सर जी मूत्र वाहिनी जोड़ता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। एक सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथी एक सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? तो सर जी जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है ना दोस्त? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 65। टार्टरिक अम्ल ये किसका एक घटक है? बताइए, टार्टरिक अम्ल किसका घटक होता है? तो सर जी बेकिंग पाउडर का होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से क्या बल की इकाई है? तो साथी ये भी सवाल पूछा था, बल की इकाई क्या होती है? पास्कल, वाट, जूल या न्यूटन? फटाफट बताएंगे दोस्त। तो बल की इकाई न्यूटन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए एनर्जी का क्या होता है? आप लोग बताइए एनर्जी का, एनर्जी यानी ऊर्जा का, ऊर्जा का इकाई बताइए। नेक्स्ट अगला बताइए 67 नंबर। एक विद्युत रोधी कौन से प्रतिरोध प्रदान करता है? बताइए दोस्त, एक विद्युत रोधी कैसा प्रतिरोध प्रदान करता है? तो दोस्त याद रखिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। वह पदार्थ या वस्तु जिसमें ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त, वह पदार्थ या वस्तु जिसमें ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सर जी माध्यम बोला जाता है। ध्यान देंगे दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 69। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त ईंधन कौन है? परमाणु भट्टी में प्रयुक्त ईंधन कौन है? तो भाई याद रखिएगा यूरेनियम है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। एक वस्तु के तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को किसके रूप में जाना जाता है? भाई जो एक वस्तु है इसके तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन को किसके रूप में जानते हैं? तो वाष्पीकरण के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। पारा आयन की संयोजकता कितनी होती है? पारा आयन की संयोजकता कितनी होती है? तो भाई याद रखिए केवल एक होती है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु है। भाई आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला उपधातु वो कौन होता है? तो भाई बोरान होता है दोस्त, यानी बी से बोरान। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। पीतल एक ऐसा धातु है, पीतल एक ऐसा धातु होता है, एक तो सर ये मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु देखिए ए ऑप्शन, पीतल एक मिश्र धातु है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त 74 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु का एक उदाहरण है? भाई एक क्षारीय पृथ्वी धातु का एक उदाहरण कौन सा है? मैग्नीशियम या मैग्नीज? तो भाई मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75। किसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? बताइए दोस्त, किसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? नाइट्रोजन, पारा, ऑक्सीजन या बोरान? लास्ट प्रश्न है भाई, पारा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये आपका टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? फटाफट सभी दोस्त बताएंगे आप सभी का कितना स्कोर आप लोग कर पाए आज की सेशन से। उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए और आपने बहुत अच्छी तरीके से याद भी किया होगा। तो साथ ही चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। जो इस समय ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहा है उसको जाती जरूर सेशन शेयर किया कीजिए, क्योंकि देखिए आप ही के लिए क्लास डेली हम लगाते हैं, तो जितने स्टूडेंट तैयारी करें उनको भी भेजेंगे तो उनका भी कुछ फ़ायदा होगा। ओके दोस्त,
तो डेली का डेली क्लास सुबह 8 बजे चले 11:30 AM पे, शाम को दोस्त 7 PM पे। जो देखिए आरपीएफ की तैयारी कर रहा है साथी वो भी देख सकता है, क्योंकि जैसा सवाल आपके ग्रुप डी एग्जाम पूछे गए ना, बिल्कुल सेम दोस्त सवाल वही सब आपके आरपीएफ एग्जाम में भी आने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्त, आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है इस समय ग्रुप डी के एग्ज़ाम या कोई अन्य एग्ज़ाम के, तो हम साथ ही पूछे, आपके हर एक सवाल का जवाब हम जरूर कमेंट करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं दोस्त एक और नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।